प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार डॉक्टर अमित की पाठशाला में। छात्रों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और प्री हिस्ट्री में हम लोगों ने पैलेयोलिथिक एज यानी कि प्रपाषाण काल, मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल और न्यूलिथिक एज यानी नवपाषाण काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। छात्रों, इसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ताम्रपाषाण युग यानी कि चालकोलिथिक एज के बारे में। छात्रों, यह जो काल है ये हड़प्पा का जो इतिहास है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस काल की सभ्यता के समकालीन ये सभ्यता भी मानी जाती है, ये समय भी माना जाता है। चालकोलिथिक जो शब्द छात्रों इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि धातुओं का प्रयोग होना शुरू हो गया था, यानी कि जैसे तांबा हो गया या कांसा हो गया, ऐसे धातुएं प्रयोग होनी शुरू हो गई थी। इसीलिए इस संस्कृति को हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी कि चालकोलिथिक कल्चर भी कहते हैं। छात्रों, शुरू करते हैं हम इस संस्कृति के बारे में विस्तार से जानने के लिए। छात्रों, ये जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है यानी चालकोलिथिक जो कल्चर है, इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये जो संस्कृति है इस काल में पत्थरों के साथ साथ मनुष्य जो है उसने धातुओं यानी मेटल्स का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। तो हम देखते हैं कि जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है इस टाइम का, चालकोलिथिक एज का, इस काल में आकर के मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसीलिए इस संस्कृति को हम चालकोलिथिक संस्कृति भी कहते हैं, चालकोलिथिक कल्चर भी कहते हैं। छात्रों, सबसे पहले बात आती है कि ये चालकोलिथिक शब्द प्रयोग कैसे हुआ, इसका आविर्भाव कैसे हुआ। तो छात्रों, जो चालकोलिथिक शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो बीजी चाइल्ड ने किया था। बीजी चाइल्ड ने एक पुस्तक लिखी थी, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। तो अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में बीजी चाइल्ड ने सबसे पहले तांबे के प्रयोग के बारे में बताया और इसी में इन्होंने चालकोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं छात्रों कि जो चालकोलिथिक जो टर्म का प्रयोग किया था या तांबे के प्रयोग के बारे में जो विस्तृत वर्णन किया था वो बीजी चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में किया था और इसी के बाद से चालकोलिथिक एज के बारे में हमें जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। तो छात्रों, ये जो संस्कृति है ये अपने कुछ विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। जैसे कि हम देखते हैं कि इस काल में बहुत सारे मृत भांड बनने शुरू हुए। इस काल में बहुत सारी संस्कृतियां विकसित हुई, जैसे आहार संस्कृति, कैथा संस्कृति, प्रभास संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, रंगपुर संस्कृति। तो अलग अलग संस्कृतियां बननी शुरू हुई और इस काल में धातुओं का प्रयोग होना शुरू हुआ और इस काल में अन्य हम विकास देते हैं छात्रों, जैसे कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग करके घरों को बनाना। तो इन सारे ही चीजों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो छात्रों, ये जो संस्कृति है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ताम्रपाषाण युग के बारे में अगर हम बात करें तो इस युग में मनुष्य ने पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातुओं का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया था। और इस काल में जो सबसे पहली धातु जो प्रयोग हुई थी वो हुई थी तांबा यानी कॉपर। सो द कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल विच वॉज यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, यानी कि कॉपर को सबसे पहले इसी काल में मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया। हालांकि कभी कभी कांसे का प्रयोग भी हमको देखने को मिलता है, कांसा का प्रयोग भी इस समय होना शुरू हो गया था। और इसके अलावा छात्रों, अगर हम देखें तो तकनीकी दृष्टि से यह जो काल है ये जो पूर्व हड़प्पा का क्या काल है उसमें आता है, यानी कि ये प्री हड़प्पन फेज को इंडिकेट करता है चालकोलिथिक एज। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कहीं कहीं हमें ऐसे भी रेफरेंस मिलते हैं कि यह जो काल है ये कांस्य से हड़प्पा संस्कृति के अंत काल में भी हमको दिखाई देता है। तो छात्रों, ये जो समय है यानी ये जो चालकोलिथिक कल्चर है या चालकोलिथिक जो संस्कृति है, इसके बारे में हमें जो इसके साइट्स मिलते हैं वो प्री हड़प्पन यानी कि पूर्व हड़प्पा काल एवं जो कांस्य हड़प्पा काल का है, यानी कि जो धातुओं का प्रयोग होना शुरू हो गया था, यह हड़प्पा काल के बाद या हड़प्पा काल से जो समय के जो कुछ जो साइट्स हैं वहां पर भी इसके उदाहरण हमको मिलते हैं। छात्रों, इसके बाद अगर हम बात करें तो इस समय में, जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मनुष्य जो है उसने अपने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में कि मनुष्य ने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया वो था कुत्ता। और ये जो समय है ये मेसोलिथिक एज में हम देखते हैं कि मेसोलिथिक एज में जाकर के मनुष्य ने कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। जानवरों का शिकार करने में कुत्ते का सहयोग लेता था मनुष्य।
लेकिन इस काल में चालकोलिथिक एज में आकर के कुछ अन्य जानवरों जैसे कि गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि जानवर भी मनुष्य ने पालतू बनाना शुरू किया। लेकिन हिरण ऐसा जानवर था जिसका इस काल में भी मनुष्य शिकार करता था। और अगर हम घोड़े की बात करें तो घोड़ा भी इस समय मानव के द्वारा परिचित नहीं था, यानी कि घोड़े को मनुष्य इस समय भी डोमेस्टिकेटेड नहीं कर पाया था। तो इस समय कुछ नए जानवरों को डोमेस्टिकेटेड किया गया, जैसे गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि। इसके अलावा छात्रों, इस समय हम देखते हैं कि फसलों की जो उत्पादकता है उसमें वेरिएशंस देखे गए, यानी कि अलग अलग प्रकार की फसलें पैदावार की जाने लगी। और हम देखते हैं कि जैसे पहले के समय में, जैसे अगर हम नियोलिथिक एज की बात करें तो उस समय रागी की का फसल का उत्पादन होता था, और उस समय कुछ सेलेक्टेड फसलों का ही उत्पादन होता था। लेकिन चालकोलिथिक एज में आकर के फसलें जो हैं वो विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होना शुरू हो गया। जैसे कि हम देखें, लोग गेहूं का प्रयोग करना शुरू कर दिए, और इसके साथ ही साथ बाजरे का प्रयोग करना शुरू कर दिए। इसके साथ ही साथ दालों का उत्पादन होने लगा, जैसे मसूर का, काला चना, हरा चना और मटर। इन जैसी दालों का प्रयोग भी इस समय उत्पादन होना शुरू हो गया था। इसके अलावा छात्रों, अगर हम बात करें इस समय के बारे में, तो इस समय हम देखते हैं कि दक्कन की जो काली कपास के मिट्टी के उत्पादन भी इस समय होना शुरू हो गया था, यानी कि कपास का भी उत्पादन इस समय शुरू हो गया था। और रागी, बाजरा और अन्य प्रकार की जो मोटी फसलें हैं, इनका भी इस समय उत्पादन होना शुरू हो गया था। साथ ही साथ छात्रों, अगर हम इस समय बात करें तो ये जो समय है ये स्टोन कॉपर फेज को दर्शाता है। स्टोन कॉपर फेज का मतलब क्या है कि पाषाण एवं तांबे का प्रयोग इस समय लोग प्रमुख रूप से करते थे। और इस समय मनुष्य जो है वो मछली और चावल पर निर्भर थे, यानी कि मछलियों का शिकार करके उनको भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता था। और साथ ही साथ चावल का भी प्रयोग मनुष्य भोजन के रूप में, प्रमुख फसल के रूप में करता था। इसके अलावा छात्र, अगर हम पोट्रीज की बात करें, यानी कि मिट्टी के बर्तनों की बात करें, तो इस समय हम देखते हैं कि हमें विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलने शुरू हो गए थे। जैसे कि मिट्टी के बर्तनों पे इस समय रंगाई होनी शुरू हो गई थी, पेंटिंग्स होनी शुरू हो गई थी। इस समय हम पाते हैं कि काले और लाल मिट्टी के जो बर्तन हैं वो हमें मिलते हैं, यानी ब्लैक एंड रेड जो पोट्रीज हैं वो हमें काफी संख्या में इस समय मिलनी शुरू हो जाती हैं। और इस समय हम देखते हैं कि जो पोट्रीज का प्रयोग है वो व्यापक रूप से हमको मिलना शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय में जो फसलें थी उनका उत्पादन बढ़ रहा था। उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, या फिर उनको स्टोर करने के लिए भी इन पोट्रीज का प्रयोग होता था, यानी कि इन मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा छात्रों, हम देखते हैं कि इस समय जो कुम्हार है वो चाक का प्रयोग करके बर्तन बनाना शुरू करता है। बहुत सारे बर्तन बनते हैं और उन बर्तनों पे अलग अलग प्रकार की आपको डिजाइनें भी देखने को मिलती हैं, कलाकृतियां, चित्र भी हमको उसमें मिलते हैं। तो जो इस समय की जो पोट्रीज थी उनको बनाने के लिए जो कुम्हार था वो चाक का प्रयोग करता था, और साथ ही साथ उस पे सफेद जो डिजाइनें हैं उनका भी डिजाइनें भी बनाई जाती थी उन पोट्रीज पर। इसके अलावा छात्रों देखें तो इस समय जो मनुष्य है तो वो ग्रामीण बस्तियों को बसाना शुरू कर दिया था, यानी मनुष्य जो है वो एक अपने समुदाय में रहना शुरू किया, बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। और इस समय की जो बस्तियां थी वो बेसिकली ग्रामीण बस्तियां थी, विलेज सेंट्रिक जो बस्तियां थी उनका निर्माण इस समय होना शुरू हो गया था। और साथ ही साथ इस समय मनुष्य घरों को बनाने के लिए अपने ईंटों वगैरह का भी प्रयोग करता था, लेकिन इस समय ईंटें भी बहुत ज्यादा पका करके प्रयोग नहीं किए जाते थे। इस समय जो मनुष्य है वो नॉर्मल ईंटों का प्रयोग करता था, जो धूप में पकाए हुए ईंटें थे उनका ही प्रयोग किया करता था। तो ये इस समय की कुछ खासियतें हैं छात्रों। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस समय जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो काफी विकसित हुआ, यानी कि इस समय के लोग जो हैं वो चित्रकारी में काफी कुशल हो गए थे। और साथ ही साथ इस समय मेटलर्जी का भी विकास हुआ। मेटलर्जी का मतलब कि धातु कर्म, यानी कि धातुओं को पिघला करके उनका आकार बदल करके और उनको अलग अलग आकार देना, अलग अलग तरीके से प्रयोग करने के लिए बनाना, इसका भी जानकारी मनुष्य को हो गई थी। तो इस समय ये पहला फेज है छात्रों जिसमें हम मेटलर्जी का यानी कि धातु कर्म का
ज्ञान हमको मिलता है इतिहास में। इसके अलावा साथ मनुष्य जो है वो कपड़ों को बुनना भी सीख गया था, और अच्छी प्रकार के जो कपड़े हैं उनका प्रयोग इस समय मनुष्य करना शुरू करता है। हालांकि मनुष्य को इस समय भी लेखन कला का ज्ञान नहीं था, मनुष्य लिखना नहीं जानता था। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मनुष्य है वो धातुओं को गला रहा है, और धातुओं को गला करके अपना नए अलग अलग प्रकार के जो अस्त्र हैं उनको बना रहा है, शस्त्रों का निर्माण मनुष्य कर रहा है, यानी कि अपने टूल्स को इंसान विकसित कर रहा है। इसके साथ छात्रों अगर हम देखें मनुष्य का जो जीवन शैली है, यानी उसकी संस्कृति की अगर हम बात करें, तो इस समय हम देखते हैं कि बहुत सारी जो मूर्तियां हैं, जो टेराकोटास हैं, वो मिलने शुरू हो जाते हैं। जो देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो इस समय मिलने शुरू हो जाती हैं। यानी कि इस समय इन मूर्तियों से हम ये जान सकते हैं कि इस समय का मनुष्य थोड़ा बहुत पूजा या जो रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक कर्मकांड हैं, उसके तरफ मनुष्य बढ़ना शुरू कर चुका था। यानी कि ताम्रपाषाणकालीन स्थलों से जो पृथ्वी देवी की मूर्ति मिली है या अन्य कुछ देवियों की मूर्तियां मिली हैं, वो हमें ये बताती हैं कि मनुष्य इस समय आस्थावान हो गया था, पूजा पाठ करना शुरू कर चुका था, और इस समय मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मातृ देवी यानी कि पृथ्वी की जो उर्वरा की देवी हैं उनकी पूजा की जाती थी। मालवा और राजस्थान में कुछ शैलीकृत बैलों की मिट्टी की मूर्तियां भी ये दर्शाती हैं कि इस समय बैल जो है एक धार्मिक पंथ के रूप में जाना जाने लगा। यानी कि बैल का जो रिलेशन है, यानी बैल को लोग एक धर्म खास से जोड़ना शुरू कर दिए थे। छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि आगे चल करके हम वैदिक काल में या फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम पशुपति का एक चित्र पाते हैं, और देखते हैं कि जो मनुष्य है उस समय का इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का, वो पशुपति का पूजा पाठ करना शुरू करता है। और आगे वैदिक काल में हम देखते हैं कि पशुपति जो है वो शिव के रूप में जाने जाते हैं, उनको आधुनिक शिव के रूप में उनको मान्यता मिलती है। तो ऐसा देवता जो कि पशुओं का देवता हो, उसका हमें जानकारी इस समय से ही मिलनी शुरू हो जाती है, चालकोलिथिक एज से ही मिलनी शुरू हो जाती है। और एक ऐसे देवता यानी बैल जो है वो उस पंथ के इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है। यानी कि ये मान्यता है कि जो बैल है वो एक खास जो संप्रदाय है उसको निरूपित करता था। इसके अलावा छात्रों, अगर हम इस काल के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को देखें तो एक आहार संस्कृति है। आहार संस्कृति जो है वो बनास घाटी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलती है, और यहाँ पर हमें धातु कर्म से जुड़े हुए कई सारे उदाहरण मिले हैं। यानी कि मेटलर्जी के हमें काफी सारे रेफरेंसेस आहार संस्कृति में मिले हैं, और हम पाते हैं कि इस समय अन्य जो समकालीन जो समुदाय हैं वो भी तांबे के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे, और इस समय चावल की खेती भी होनी शुरू हो गई थी। तो आहार से हमें धातु कर्म का जो तांबे के जो शस्त्र हैं उनका प्रयोग होना शुरू हो गया था, उनकी हमें जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ चावल की खेती का भी उदाहरण हमें आहार से मिलता है। इसके अलावा छात्रों, अगर हम गिलुंद की बात करें तो गिलुंद जो है बनास वैली में है, राजस्थान में ये भी स्थित है, और यहाँ से हमें पत्थर ब्लेड उद्योग की जानकारी मिली है। यानी कि जो स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री है उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है गिलुंद से, यानी कि ये फैक्ट्री साइट था। इसके अलावा अगर हम दायमाबाद की बात करें तो दायमाबाद अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये गोदावरी घाटी के सबसे बड़ा जो है यहाँ से जोरवे संस्कृति का भी हमें उदाहरण मिला है। तो छात्रों, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जो चालकोलिथिक एज है ये अपनी संस्कृतियों के लिए, विभिन्न संस्कृतियों के लिए जानी जाती है, जैसे कि आहार संस्कृति हो गई, कायथा संस्कृति हो गई, मालवा संस्कृति हो गई, रंगपुर संस्कृति हो गई, या जोरवे संस्कृति हो गई। तो जो जोरवे संस्कृति के हमें उदाहरण मिलते हैं वो हमें दायमाबाद से देखने को मिलते हैं। यहाँ से कांच से बनी हुई वस्तुओं जैसे कि कांसे के गेंडे, हाथी सवार सहित 2 पहियों वाला रथ और एक भैंसा की प्राप्ति यहाँ से हुई है। भैंसे का एक जो कांसे की बनी हुई मूर्ति है वो हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा मालवा की बात करें, मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ से हमें मालवा संस्कृति की जानकारी मिलती है। ये नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित है यह क्षेत्र, और यहाँ से सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालीन मिट्टी के बर्तनों की धुरी चक्रों के प्रमाण भी मिलते हैं। यानी कि इस समय हम देखते हैं कि यहाँ से बहुत सारी संख्या में हमें ताम्रपाषाणकालीन जो मिट्टी के बने हुए जो बर्तन हैं उनकी हमें यहाँ से
जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है मालवा से। इसके अलावा छात्रों अगर हम बात करें तो कायथा एक अन्य क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और कायथा से हमें कायथा संस्कृति की जानकारी मिलती है। यानी कायथा संस्कृति की जो बस्तियां हैं, यहाँ ये चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है, वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और घरों में मिट्टी के प्लस्तर वाले फर्श यहाँ से मिले हैं, और मिट्टी के बर्तनों में पूर्व हड़प्पा कालीन तत्व भी हम देखने को मिलते हैं। जैसे इनके जो किनारे थे वो काफी शार्प होते थे, काफी तीखे हुआ करते थे, यानी कि इस समय जो वेपन्स बनते थे वो काफी शार्प वेपन्स हुआ करते थे। तो कायथा के बाद छात्रों जो अगला जो स्थान है चाल पृथ्वी गेज का, वह है आपका चिरांद। चिरांद, फिर सेनवापुर, इसके बाद सोनपुर। तो चिरांद, सेनवापुर, सोनपुर ये बिहार में पड़ते हैं क्षेत्र। इसके अलावा महिषदल एक अन्य क्षेत्र है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। यहाँ से भी हमको चाल पृथ्वी के एज के काफी सारे उदाहरण मिलते हैं। इसके अलावा छात्रों अगर हम अन्य क्षेत्र की बात करें तो सोनगांव, इनाम गांव और नासिक, ये जो 3 क्षेत्र हैं ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं। यहाँ से हमें भट्टियों और गोलाकार गड्ढे वाले बड़े घरों के हमें उदाहरण मिलते हैं, यानी मिट्टियों के बने हुए बड़े बड़े घर हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा छात्रों अगर हम देखें तो नवदा टोली जो कि नर्मदा क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ से हमें बड़ी संख्या में ताम्र पाषाणकालीन बस्तियां प्राप्त हुई हैं। और ये जो पूरा क्षेत्रफल था नवदा टोली में इस बस्तियों का, वो लगभग 10 हेक्टेयर के क्षेत्र में यहाँ की बस्तियां फैली हुई थी। और यहाँ से लगभग हर प्रकार के जो खाद्यान्न है वो भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा छात्रों अगर हम देखें तो नेवासा एक अन्य क्षेत्र है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और एरण मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां से भी हमें गैर हड़प्पा संस्कृति के जानने के काफी सारे उदाहरण मिलते हैं। यानी कि जो ताम्र पाषाणकालीन जो समय काल है या जो बस्तियां हैं या जो इसके अवशेष हैं उसकी जानकारी हमें नेवासा से काफी ज्यादा हमको प्राप्त होती है। तो छात्रों ये कुछ स्थल थे और ये कुछ ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। छात्रों अगला हमारा जो क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, हम उसकी बात करेंगे। छात्रों इसी में एक अन्य टॉपिक आपका आता है लौह युग के बारे में, यानी आयरन एज के बारे में। तो आयरन एज पे भी हम आज चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो विश्व में सबसे जो प्राचीनतम साक्ष्य जो पाए जाते हैं लोहे के प्रयोग के, वो लगभग 1300 ईसा पूर्व के आसपास पाए जाते हैं। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें छात्रों तो हम देखते हैं कि भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास में प्राप्त होता है। जो हमें लोहे का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व में हमें एटा जिले से मिला है, और एटा में एक अतरंजी खेड़ा स्थान है, एटा जिले का अतरंजी खेड़ा स्थान, वहां से हमें लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के प्रयोग के साक्ष्य हमको मिले हैं। इसके अलावा छात्रों दक्षिण कर्नाटक का एक धारवाड़ क्षेत्र है, यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है कि लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। और छात्रों हाल ही में आप लोगों को शायद जानकारी भी होगी, आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा कि हाल ही में एक सोनभद्र जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहां पे एक राजा नल का एक किला था, यानी नल नाम के एक राजा थे और उनका एक किला था, और उस किले से भी छात्रों हमें जानकारी मिलती है इस लोहे के प्रयोग की। तो यहाँ से जो सोनभद्र जिले में जो राजा नल का जो किला है वहां से जब खुदाई की गई, प्राचीन काशी के पास में पड़ता है, काशी जो वाराणसी का क्षेत्र है वहां पे पड़ता है ये सोनभद्र जिला, उसके पास में ही है, उसके पास का ही जिला है। तो वहां से हमको लगभग लोहे के प्रयोग के लगभग 1500 ईसा पूर्व में हमें प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अब जो नई जो एनसीईआरटी किताबें हैं उसमें हम देखते हैं कि जो लोहे के प्रयोग का जो समय है उसको लगभग 1500 ईसा पूर्व कर दिया गया है, यानी कि सिंधु जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसके साथ ही साथ हमको लोहे के प्रयोग के भी साक्ष्य हमको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो छात्रों आज हम लोगों ने बात की चालगोलथी केज यानी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की, और साथ ही साथ हम लोगों ने लोहे के प्रयोग के बारे में जाना। अगली जो हमारी क्लास होगी वो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में होगी। तो छात्रों इस पर अगर आप लोगों का कोई भी विचार हो, अपने कोई भी अगर आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर इस टॉपिक को और अच्छे से अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं और डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो आप लोग हमें मैसेज लिख सकते हैं छात्रों।
तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार।